आज हम 10th क्लास के टॉपिक पर बात करेंगे। साइंस क्लास में शुरू कर रहे हैं और उसका पहला ही टॉपिक होता है दैनिक जीवन में रसायन। अपने चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दैनिक जीवन में रसायन। कुछ महत्वपूर्ण रसायनों की बात करेंगे जिनका दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। दैनिक जीवन में रसायन में हम एसिड, बेस एंड साल्ट की बात करेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण की बातें करें। सबसे पहले हम अम्ल को देखते हैं। अम्ल क्या चीज है? तो अम्ल लैटिन भाषा का एक शब्द है, यानी अम्ल शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द एसिडिया, उस शब्द का नाम है एसिडिया से लिया गया है और एसिडिया का शाब्दिक अर्थ है खट्टे पदार्थ। एसिडिया का शाब्दिक अर्थ है खट्टे पदार्थ। अतः हम ये कह सकते हैं कि खट्टे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो एसिड कहां से प्राप्त हुआ? एक लैटिन भाषा के शब्द से। वो लैटिन भाषा का शब्द क्या है? एसिडिया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? खट्टे पदार्थ है। अतः हम कह सकते हैं खट्टे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो समस्त खट्टे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। अब अम्लों की बात करें तो इसके सामान्य गुण की बात करते हैं कि अम्ल के सामान्य गुण क्या है, हम अम्ल को कैसे पहचाने सकते हैं। अम्ल क्या काम करते हैं? सबसे पहला गुण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एकदम साधारण सा है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो पदार्थ खट्टे हैं स्वाद में उनको हम क्या कह सकते हैं? अम्ल कह सकते हैं। दूसरा इसका सामान्य गुण है, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। अब एक आपके सामने नया शब्द है लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर क्या चीज है? हमने कहा कि अम्ल वे हैं जो नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस पत्थर या लिटमस पत्थर क्या चीज होती है? इसके बारे में हमने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वहां हमने एक चीज पढ़ी कि थैलोफाइटा ग्रुप के लाइकेन पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा में हमने किसको पढ़ा? लाइकेन को पढ़ा। लाइकेन कवक तथा शैवाल के बीच की योजक कड़ी है। लाइकेन एक पौधा है, लाइकेन से इसको प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस कहां से प्राप्त हुआ? थैलोफाइटा के लाइकेन पादप से प्राप्त हुआ। इसकी प्रकृति अर्थात ये किस रंग का रंजक है? ये बैंगनी रंग का रंजक है। उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। उदासीन विलयन में लिटमस का रंग कैसा हो गया? बैंगनी रंग हो गया। तो अब इसकी प्रकृति को ये बदलता रहेगा। कौन बदलता रहेगा? अम्ल बदलता रहेगा। तो इसका पहला सामान्य गुण था, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लिटमस पत्थर क्या है? 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पादप से इसको प्राप्त किया जाता है। ये बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। तो दूसरा गुण क्या हुआ? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है। अब इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है। आप अपने दोस्तों का नाम याद रखो। कोई दोस्त है आपका जिसका नाम है अनिल, तो इससे क्या ट्रिक मिली? ए का मतलब बन गया अम्ल, और नी का मतलब बन गया नीला, और ले का मतलब बन गया लाल। अर्थात अम्ल वह है जो नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अम्ल के दो सामान्य गुण पढ़े। तीसरा गुण देखो, अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? क्षारक के साथ क्रिया करेगा, और क्षारक के साथ में ये क्रिया कर जल प्लस लवण बना लेता है। अर्थात ये क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो अम्लों का एक विशिष्ट गुण है, वो क्षारक के साथ क्रिया करेगा, जल प्लस का लवण बनाएगा, अर्थात कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो अम्लों के बारे में सामान्य गुण पढ़े हमने 3। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं, क्षारक के साथ क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, अर्थात कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। अब इसके टाइप देखते हैं, एसिड की टाइप क्या है? तो अम्लों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से अम्ल हैं? एक तो प्राकृतिक अम्ल है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और एक प्रयोगशाला में बनाया जाता है, अर्थात रासायनिक अम्ल जिसको हम कह सकते हैं जो रसायनों की सहायता से बनाया जाता है। प्राकृतिक अम्ल का मतलब क्या हुआ? कि वे अम्ल जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो सकते हैं प्लस जंतुओं से प्राप्त हो सकते हैं। तो पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्लों को प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में देते हैं हम। सबसे पहले बात करें हमें नींबू की। नींबू
संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू तथा संतरा पौधा हो गया, पौधे से प्राप्त होने वाला प्राकृतिक अम्ल कहलाता है। दोनों में कैसा हो गया? सिट्रिक अम्ल हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें सेब, तो सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेलिक अम्ल पाया जाता है। तीसरे की बात करें टमाटर, तो टमाटर में ऑक्जेलिक जिसको कह सकते हैं ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसी क्रम में यदि आगे बढ़े, जंतु से प्राप्त उत्पाद यानी दही के अंदर लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़े, सिरका, तो सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है। एक पौधा और जिसकी हम बात करें इमली, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी क्रम में थोड़ा सा आगे चलें और बात करें, जैसे नेटल पादप है, नेटल पादप कह सकते हैं। और लाल चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किताबों में फॉर्मिक अम्ल को देखो HCOOH, इसकी आयोडीन के नाम बात करें, इसके नाम बात करें तो इसको मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो नेटल तथा चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जिसे मिथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ये कुछ प्राकृतिक अम्ल है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, एसिड के दो टाइप बताए मैंने आपको, प्राकृतिक अम्ल और रासायनिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। नींबू तथा संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नेटल तथा चिंटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो कुछ प्राकृतिक अम्ल है। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रकृति में प्राप्त होने वाले अम्ल जंतु तथा पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अम्लों की बात करें जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के रसायनों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल और एक और है H2CO3, कार्बनिक अम्ल। इसी प्रकार से हम बात करेंगे एसिडिक अम्ल। तो 10th क्लास के सिलेबस में ये कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक और रासायनिक अम्लों की बात की गई जो मैंने आपको बताया। इस प्रकार से प्राकृतिक अम्ल है और ये कुछ रासायनिक अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। तो अम्लों के प्रकार हो गए दो, प्राकृतिक अम्ल और एक रासायनिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल पेड़ पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एक कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कई बार कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली तथा नेटल चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये ध्यान देने की बातें हैं। इस प्रकार से अम्लों के बारे में समझने पाते हैं। अब क्षारक की बात करते हैं, बेस क्या चीज है। तो अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले, अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थ को एल्कली कहा गया। ध्यान देना, अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थ को एक नाम दिया, एल्कली। ये क्या है एल्कली? एल्कली एक अरबी भाषा का शब्द है, एक अरबी भाषा का शब्द है जो एल योजक चिन्ह है बीच में, एल्कली से प्राप्त किया गया है। ध्यान देना, अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थ को एल्कली कहा गया। एल्कली अरबी भाषा का शब्द है जो एल्कली से बना और जिसका शाब्दिक अर्थ है पौधे की राख, पौधे की राख से। तो ये कहां से प्राप्त हुआ अपने पास में? बेस जो है ये कहां से निकला? अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले पदार्थों को एल्कली कहा गया। एल्कली एक अरबी भाषा का शब्द है और जो एल्कली से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? पौधे की राख से हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें अम्लों के विपरीत गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक का हो गया। अब इसमें हम बात करें कि इसके भी सामान्य गुण होते हैं अम्लों की तरह, कि क्षारकों में सामान्य गुण कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं। तो पहला गुण हो गया इनका स्वाद कैसा है? अम्लों के गुण पर जाओ वापस। हम बात कर रहे थे कि अम्ल स्वाद में
हैं। यानी वो क्या कर रहा था, अनिल शीशी का नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा था। अपोजिट है तो ये लाल को कैसा कर देगा, नीला कर देगा। तीसरा, ये अम्लों के साथ में क्रिया करेगा, अम्लों के साथ में क्रिया करेगा और वही विधि रहेगी, लवण प्लस का जल बना देगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अम्लों ने क्षारकों के साथ में क्रिया कर लवण प्लस जल बनाया और क्षार किसके साथ में क्रिया कर देंगे, अम्लों के साथ में क्रिया करेंगे, लवण प्लस का जल बना लेंगे, अर्थात न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तीन गुण पढ़ लिए। चौथा देखो, इनकी प्रकृति संसारक होती है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, संसारक होती है। चौथा गुण अपने पास में है संसारक प्रकृति। अब समझ में आना चाहिए संसारक क्या चीज होता है। संसारक वह विधि होती है जिसमें किसी भी यौगिक के मूल गुणों में गिरावट आ जाती है या मूल गुण नष्ट हो जाते हैं। अब इसका पांचवा है, इन्हें छूने पर ये साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। जब इनको छुएंगे हम तो ये साबुन जैसे चिकने प्रतीत होते हैं। तो ये क्षारकों की सामान्य 5 गुण हुए। स्वाद में कड़वे होते हैं, तीखे होते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अम्लों के साथ में क्रिया करके लवण तथा जल बना लेते हैं, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। इनकी प्रकृति संसारक होती है और ये छूने पर साबुन जैसे प्रतीत होती है। अब 10th क्लास के हिसाब से यदि कुछ क्षारकों के उदाहरण की बात की जाए तो प्राकृतिक तो है नहीं, सिर्फ और रासायनिक है। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे हम बात करें MgOH2 यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही बात करें CuOH2 यानी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। ये कुछ क्षारक हैं जो हम 10th क्लास के हिसाब से पढ़ेंगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बताया मैंने आपको, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, फेरिक और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ क्षारक हैं जो हम काम में लेंगे। तो अम्लों तथा क्षारकों के सामान्य गुण पढ़े, इनके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। एक संकल्पना आती है आरडीएस की संकल्पना। आरडीएस की संकल्पना, ये संकल्पना हमें ये बताएगी कि स्वाद में खट्टे और कड़वे के अलावा अम्लों तथा क्षारकों में और भी कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। सन 1887 में आरडीएस ने संकल्पना का प्रतिपादन किया। तो सन कौन सी है, सन 1887 में। वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है आरडीएस ने अम्लों तथा क्षारकों की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसमें हमें क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, एसिड कहलाते हैं। ये परिभाषा इन्होंने बताई कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो ये आरडीएस की संकल्पना थी। इसमें क्या बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। अब इसकी बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, मैं वेक्टर लेता हूं, इस वेक्टर में HCl का घोल डाला है, किसी विलयन में मिलाएगा, कोई जलीय विलयन देगा HCl का। जब ये विखंडित होकर H+Cl- में टूटता है तो ये H+ आयन देता है। इसी प्रकार से H+O बात कर लें, H+HSO4-, इसको यूं लिखा जा सकता है 2H+ SO4-। तो यहाँ पर भी कौन सा आयन दे रहा है, H+ आयन, ये H+ आयन, ये H+ आयन। ऐसे नाइट्रिक अम्ल है तो इसमें बात करें H+NO3 नेगेटिव, तो H+ आयन दे रहा है। जो H+ आयन देगा वो तो आरडीएस के अनुसार एसिड कहलाएगा, और जो OH- आयन देगा, जैसे देखो फॉर एग्जांपल
NaOH। अब NaOH देखो क्या करता है, Na प्लस OH माइनस साइन दे देता है। ठीक इसी प्रकार से KOH है तो K पॉजिटिव OH माइनस, ये हो गया। ऐसे ही हम बात करें MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल मैग्नीशिया Mg2 प्लस और 2 OH माइनस, तो यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ पर OH माइनस है, यहाँ पर OH माइनस है। अतः हम कह सकते हैं कि आरएस के अनुसार ये क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाता है। वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये थी आरएस की संकल्पना। अब ये आरएस की संकल्पना के अनुसार हम अम्ल तथा क्षारकों को भी दो भागों में बांट देंगे। आरडीएस ने बताया H प्लस आयन OH माइनस आयन, तो इन्होंने क्या काम किया, एसिड के दो प्रकार बता दिए। एक तो होता है परबल अम्ल और एक होता है ध्रुवल अम्ल। परबल अम्ल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। वे अम्ल, ध्यान से देखना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः घुलनशील हो जाते हैं या पूर्णतः विलय हो जाते हैं, पूर्णतः विलय हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो आरडीएस की संकल्पना के अनुसार वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या पूर्णतः विलय हो जाते हैं, घुल जाते हैं, वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जांपल की यदि बात करें, HCl H2SO4 HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों ही अपने सिलेबस के हिसाब से प्रबल अम्ल माने गए हैं क्योंकि ये जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, अर्थात पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। ध्रुवल का मतलब सीधी सी बात है, उल्टा हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट है, कमजोर है, ये पूर्णतः आयनित नहीं हो पाता है, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाती, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवल अम्ल कहा जाता है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते ध्रुवल अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बनिक अम्ल, दोनों को ही क्या माना गया है, ध्रुवल अम्ल माना गया है। तो ये आरडीएस की संकल्पना थी। आरडीएस की संकल्पना में एसिड को दो भागों में बांटा गया, प्रबल और ध्रुवल। प्रबल वो है, बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या पूर्णतः विलय हो जाते हैं या अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। एक छोटा सा हिंट और है इसमें कि जो अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एक उदाहरण ध्यान रखेंगे, HCl H2SO4 HNO3। ठीक इसी प्रकार से ध्रुवल की बात करें, जो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, जो कम मात्रा में H+ आयन देते हैं या आंशिक मात्रा में घुल पाते हैं, वो ध्रुवल अम्ल कहलाते हैं। दो छोटे-छोटे उदाहरण हैं, एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल। अब इसी प्रकार से आरडीएस में क्षारकों को भी दो भागों में बांटा है। आरडीएस की संकल्पना में क्षारकों को दो भागों में बांटा है। वही देखते हैं इसमें भी कि क्षारक को कितने भागों में, दो भागों में, प्रबल और ध्रुवल, प्रबल और ध्रुवल। वही बात, यानी जो जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देते हैं या हम कह सकते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो याद रखना आप, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रबल क्षारक कहा जाता है क्योंकि ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, इसलिए इसको प्रबल क्षारक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ध्रुवल क्षारक की। ध्रुवल क्षारक क्या चीज होती है, एकदम सिंपल सा ही है, साधारण सा आप समझ गए होंगे। जिस प्रकार से प्रबल अम्ल का अपोजिट ध्रुवल अम्ल था, ठीक उसी प्रकार से प्रबल क्षारक का अपोजिट
दुर्बल क्षारक बचेगा, हम कह सकते हैं जो जलीय विलयन में यानी कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या हम कह सकते हैं जो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, यानी आयनों में नहीं टूट पाते, विखंडित नहीं हो पाते, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा, दुर्बल क्षारक कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर एग्जांपल हम बात करें क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ये वो क्षारक है जो जल में घुलनशील होता ही नहीं है, या होगा तो आंशिक मात्रा में होगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दुर्बल क्षारक कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, आरबीएस की संकल्पना के अनुसार क्या बताया गया कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे यानी हाइड्रोजन आयन देंगे वो तो अम्ल कहलाएंगे, और जो OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। और इसी संकल्पना के हिसाब से अम्ल तथा क्षारकों को फिर दो भागों में बांटा गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे और H+ आयन देंगे वो तो प्रबल अम्ल कहलाएंगे, जो नहीं हो पाएंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। इसी प्रकार से क्षारक का था। अब क्षारक में आरडीएस ने एक बात और बताई, और वो बात क्या थी हम देखते हैं कि वे क्षारक जो जलीय विलयन में घुलते हैं, या हम कह सकते हैं जल में घुलनशील, सीधा सा याद रखो अपने सिलेबस के हिसाब से, जल में घुलनशील है, क्षारक कहलाते। ये नया शब्द आया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, एक शब्द अपना क्षारक और एक शब्द अपना क्षार। आरडीएस ने क्या बताया कि वे क्षारक जो जल में घुलनशील है वो क्षार कहलाते हैं। इसका मतलब सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्या नहीं है, क्षार नहीं है। ये संकल्पना बहुत कुछ सिद्ध करना चाहती है, कंफ्यूज कर सकती है आपको, ढंग से सुनेंगे ढंग से समझेंगे समझ में आएगा। यानी क्षारक और क्षार में जो डिफरेंस है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। छोटी क्लास से 10th क्लास में गहराई तक जाए हम कि क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, तो हम बताएंगे कि वे क्षारक जो जल में घुल गए वो क्षार कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि जो सभी क्षार जो है वो तो क्षारक है, लेकिन सभी क्षारकों को हम क्षारे नहीं कह सकते। जैसे फॉर एग्जांपल FeOH3 यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को हम क्षार कहते हैं। इन दोनों को हम क्षार ही कहेंगे, क्षार नहीं कह सकते क्योंकि ये जल में अघुलनशील है। अब समझ में आएगा आपको, ये जल में अघुलनशील है। ऐसे हमने बात की सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्षारक भी कह सकते हैं और क्षार भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलनशील होता है, और जल में घुलनशील है इसका मतलब ये क्षार है, और क्षार है तो क्या है, क्षारक है। लेकिन ध्यान देंगे यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड जो है ये जल में नहीं घुलता, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्षारक है। इसको हम क्या नहीं कर सकते, क्षारक क्षार नहीं कर सकते। तो समझने वाली बात है कि वे क्षारक जो जल में घुलते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्या नहीं है, क्षार नहीं। आरडीएस की बहुत ही अच्छी संकल्पना थी, लेकिन आरडीएस ने भी अपनी संकल्पना में कुछ कमी कर दी। आपसे पूछी जा सकती है ये बात कि आरडीएस की कमी बताओ या उसकी संकल्पना का दोष क्या है, वो दोष बताओ। आरडीएस ने यानी वे यौगिक जो एपोटिक है, ढंग से समझना, वे यौगिक जो एपोटिक है, या हम कह सकते हैं कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो मतलब है जिसमें क्या है कि H+ और OH- आयन नहीं होता, फिर भी वो अम्ल तथा क्षारक होते हैं। यानी कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनमें H+ आयन नहीं है लेकिन वो एसिड है, जिसमें OH- आयन नहीं है लेकिन वो बेस है। इस प्रकार जैसे देखो फॉर एग्जांपल CO2, SO3, BF3 ये एक प्रकार का अम्ल है। इसी प्रकार से हम बात करें NH3 एक प्रकार का क्षारक है, लेकिन इसकी व्याख्या कौन नहीं कर पाया,
आरडीएस अपनी संकल्पना में नहीं कर पाया। तो आरडीएस की संकल्पना में हमने क्या पढ़ा, अम्लों तथा क्षारकों की क्रियाविधि किस आधार पर H+ आयन और OH- आयन। मैंने कमी क्या बताई कि ये क्या नहीं कर पाया, उन क्षारकों तथा अम्लों की व्याख्या नहीं कर पाया जिसमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो एसिड तथा बेस होते हैं। तो इसलिए इसकी संकल्पना को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि आरडीएस की संकल्पना की सबसे बड़ी कमी क्या थी, तो हम बताएंगे कि आरडीएस कहने का मतलब H+ आयन और OH- आयन जिन यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं लेकिन वो अम्ल तथा क्षारक होते हैं, उनकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो आज की क्लास में हमने अम्लों तथा क्षारकों के सामान्य गुण पढ़े। अब आप क्या काम करेंगे, अपने रफ नोटबुक में मैं जो 3 या 4 क्वेश्चन दे रहा हूं उनको आप हल करने का प्रयास करेंगे। अम्ल तथा क्षारक के सामान्य गुण लिखिए। आपको वीडियो में मिला है ये तो कि पूरा वहां से आप पढ़ेंगे और जो मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको उनके उत्तर आप वहां से कलेक्ट कर लेंगे। दूसरा अपना क्वेश्चन है कि सभी क्षार क्षारक हैं, सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं, क्यों? ये आपको कारण बताना है। मैंने आपको अभी बताया सभी क्षार क्षारक हैं लेकिन सभी क्षारक क्या नहीं है, क्षार नहीं है, क्यों? तीसरा, लिटमस पत्थर क्या है, लिटमस पत्थर क्या है, लिटमस पत्थर क्या है, इसकी आपको परिभाषा बतानी है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है चौथा, आरडीएस की संकल्पना की कमी क्या थी, कमी क्या थी लिखिए। तो आपके लिए आज के लिए 4 प्रश्न है, आपके आज के टॉपिक में मिल जाएंगे आपको। अम्ल तथा क्षारक के सामान्य गुण लिखिए, सभी क्षारक क्षारक है, सभी क्षारक सभी क्षार क्षारक है, सभी क्षारक क्षार नहीं है, क्यों? ये आपको कारण बताना है। लिटमस पत्थर क्या होता है ये आपको बताना है। आरडीएस की संकल्पना की कमी क्या थी ये आपको अपने रफ नोट में नोट करना है। आज के